नमस्कार, 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बताएंगे प्रदेश में कोरोना किस तरह इंसानों की जिंदगी के साथ प्रदेश का बजट भी लील रहा है। दूसरी खबर खंडवा से, जहां मंत्री विजय शाह का मदद करने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। तीसरी खबर नसरुल्लागंज से है। कांग्रेस हरदा से भोपाल तक किसानों की मांगों को लेकर दांडी यात्रा निकाल रही है, जो नसरुल्लागंज पहुंच चुकी है। चौथी खबर में हम बात करेंगे बालाघाट जिले की, जहां परसवाड़ा तहसील के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पांचवी और आखिरी खबर पन्ना जिले से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में एक नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इन पांचों खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना इंसानों की जिंदगी के साथ ही प्रदेश का बजट भी लीड रहा है। 24 मार्च से अब तक यानी 5 महीने 17 दिन में सरकार कोरोना के इलाज और इंतजामों पर 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें भी 125 करोड़ सिर्फ कोरोना की जांच पर खर्च हुए हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण बेकाबू है। गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड पहली बार एक दिन में 2187 नए केस मिले। भोपाल में भी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ गुरुवार को भी बड़ी संख्या में मरीज मिले थे और शुक्रवार को भी 216 नए मामले सामने आए। प्रदेश के हालात ये हैं कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 81,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से चलते सरकार का खजाना लगातार खाली हो रहा है, लेकिन कोरोना काबू में नहीं है। कुल खर्च को कुल मरीजों के लिहाज से यदि देखें तो सरकार अब तक हर मरीज पर अनुमानित 43 से 45 हजार रुपए खर्च कर चुकी है, और ये सिर्फ सरकारी खर्च है। इसमें होम आइसोलेशन के मरीजों का खर्च शामिल नहीं है, क्योंकि ये मरीज घर पर रहते हैं। सरकार का अनुमान है कि अक्टूबर तक संक्रमण दोगुना हो जाएगा। ऐसे में कुल खर्च 450 करोड़ तक पहुंच सकता है। इधर केंद्र की ओर से मध्य प्रदेश को 185 करोड़ रुपए कोविड के लिए मिले हैं, तो मध्य प्रदेश ने 165 करोड़ रुपए लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि सभी 150 करोड़ रुपए रखे हैं, जरूरत पड़ी तो व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बजट आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक कितना खर्च सरकार कर चुकी है और कोरोना के इलाज के लिए हर एक इंसान पर अनुमानित कितना खर्च इस वक्त आ रहा है। आपको बता दें 24 मार्च से अब तक 5 महीने में 17 दिन में सरकार कोरोना के इलाज और इंतजामों पर 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं पर व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो 43 से 45 हजार अनुमानित ये खर्च निकल रहा है। इस खबर पर और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, 350 अभी का आंकड़ा बताया जा रहा है, अनुमानित खर्च बताया जा रहा है। अक्टूबर तक संक्रमण का आंकड़ा और बढ़ेगा और ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ेगा, 450 के करीब पहुंचेगा। खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आंकड़े और खर्च दोनों बराबरी से चल रहे हैं। जया, जो सरकारी आशंका है उसके मुताबिक अक्टूबर के अंत तक मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो दोगुनी हो जाएगी, और वर्तमान में सरकार अब तक 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 5 माह 17 दिन हुए हैं मध्य प्रदेश में कोरोना की जो मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, और ये जो 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा है इसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ सहायता दी गई थी और बाकी राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च की गई। इसके साथ ही जो विभाग कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, इनके द्वारा अपने स्तर पर भी राशि जुटाई गई। इसके साथ ही CSR फंड होता है, उसके जरिए परिवहन और खाने की जो सामान की व्यवस्था की गई है। नहीं तो ये जो 350 करोड़ रुपए की राशि है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, और जो सरकार की आशंका है कि अक्टूबर के अंत तक जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दोगुना हो जाएगा तो जो राशि है करीबन 450 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगी। मध्य प्रदेश की वैसे भी आर्थिक स्थिति
बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण ने सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर कर रखा है। हालांकि सरकार के द्वारा हाल ही में खुले बाजार से कर्जा भी लिया गया और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में सरकार और भी कर्जा ले सकती है, चाहे वो कोरोना हो या फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने की बात की जाए। तो स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि सरकार का जो पैसा है वो कोरोना से निपटने में खर्च हो रहा है और ये राशि में भी बढ़ोतरी होती जाएगी जब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर तक संक्रमण दोगुना होगा ये अनुमान लगाया जा रहा है। 350 से 450 की राशि पहुंच सकती है इस कोरोना के इलाज के लिए, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी, इसको लेकर भी लगातार मध्य प्रदेश जूझ रहा है। तो एक क्या नई व्यवस्था की जा सकती है सरकार के लिए, या कोई दूसरा रास्ता, कोई और रणनीति तय की जा सकती है कि भले ही खर्च हो रहा है लेकिन आंकड़ों में भी कमी आना जरूरी है? यार, ना कोई रास्ता है ना कोई नई रणनीति है। कोरोना से अगर लड़ाई लड़नी है तो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना ही होगा। सरकार भी यही कह रही है, लेकिन सरकार कहती कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों के होने की शुरुआत हो चुकी है, हमने देखा था कि अब से कुछ दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचे थे, जहां पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे बीजेपी में शामिल हुए थे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी और ऐसे ही कार्यक्रम कई और भी देखे हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह, उनके द्वारा नदी बचाओ जो रैली निकाली जा रही है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोरोना से लड़ने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। सभाओं में कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जाता। तो वहीं अगर गोविंद सिंह कोई रैली निकालते तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, जुर्माने की राशि प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई है। सरकार लगातार रणनीति में परिवर्तन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि हमने आम सभाओं में देखा भी है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आर्थिक स्थिति कोरोना के चलते इस वक्त डगमगाई हुई है। सरकार इलाज पर तो खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और सरकार इस कारण मध्य प्रदेश जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के बीच औचक मदद के लिए जाने जाते हैं। गुलाई माल के दौरे में भी उन्होंने मंच पर एक युवक को सरप्राइज दे दिया। उन्होंने मंच पर माइक से युवक का नाम लेकर बुलाया और उससे कहा कि मैं देखना चाहता हूं तुम कितनी अच्छी कटिंग शेविंग कर लेते हो। युवक ने मंच पर ही मंत्री की कटिंग और शेविंग की। मंत्री ने खुश होकर युवक को सैलून खोलने के लिए 60,000 रुपए देकर उसे अचंभित कर दिया। वन मंत्री विजय शाह कुछ दिन पहले गुलाई माल क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान गाँव के आदिवासी युवक ने खुद का काम कर आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। मंत्री ने उससे पूछा कि क्या काम कर लेते हो। युवक ने कहा कटिंग शेविंग अच्छे से कर लेता हूं और सैलून खोलना चाहता हूं। शाह ने उसे मदद का आश्वासन दिया था। बुधवार को मंत्री फिर गुलाई पहुंचे तो मंच से युवक रोहिदास का नाम लेकर बुलाया। युवक झिझकते हुए जब मंच पर पहुंचा तो मंत्री ने कहा कि मेरी कटिंग और शेविंग कर दो। युवक घर भागा, औजार लेकर लौटा और मंत्री की कटिंग शेविंग की। मंत्री ने तत्काल उसे 50,000 रुपए नए औजार, क्रीम, ब्रश और फर्नीचर आदि सामान के लिए दिए और 10,000 रुपए नगद भी दिए। 500 रुपए का इनाम अलग से दिया। मंत्री ने रोहिदास से कहा कि अब आत्मनिर्भर बनकर दिखाना, आगे कोई समस्या आए तो याद कर लेना। और शरद गुप्ता हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद, हालांकि मंत्री विजय शाह का ये जो अंदाज है ये नया नहीं है, इसके पहले भी हमने आदिवासियों की मदद करते उन्हें देखा है, लेकिन अचानक से एक युवक की मदद करना, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाना, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वैसे ही आत्मनिर्भर बनने की योजना चलाई जा रही है, आत्मनिर्भर देश भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसी दिशा में मंत्री विजय शाह का एक कदम। जी देखिए, विजय शाह जी वन मंत्री के साथ ही क्षेत्र जिले के विधायक भी,
यहीं से जुड़े हुए हैं। और ये जो आदिवासी इलाका है खालवा, वहीं पर एक मंच पर ही अचानक वाकया हुआ, जहां उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में आदिवासी युवक की मदद की है। युवक कुछ दिनों पहले उनसे मिला था और अपने लिए व्यापार की बात की थी। तभी मंत्री विजय शाह यहाँ पर आप एक मंच में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मंच से ही उन्होंने युवक को बुलाया और युवक से कहा कि आप क्या कर सकते हैं। तो युवक ने कहा था मैं सेविंग कटिंग वगैरह बनाता हूँ। तो मंत्री विजय शाह ने कहा कि चलो आज आप अपनी प्रतिभा का मुजाहरा पेश करो, मेरी सेविंग करो। तो युवक ने जब उनकी सेविंग की तो वहाँ मंत्री विजय शाह ने प्रसन्न होकर के युवक को आत्मनिर्भर बनने के लिए 60,000 रुपए की तात्कालिक मदद की। वहीं उन्होंने 500 रुपए अपनी तरफ से युवक को अलग इनाम के तौर पर दिया जी। साथ ही मंत्री विजय शाह अपने अलग अंदाज और बेबाकी से जाने जाते हैं और उन्होंने आज ये मंच से जो अनोखा अंदाज दिखाया, इससे युवाओं के बीच में तो उनका क्रेज बढ़ा ही है, साथ ही क्षेत्र में भी युवा बेरोजगार जो हैं उनके लिए भी एक नया रास्ता खुला है कि मंत्री विजय शाह ने उनके लिए ही मदद के लिए ऐलान किया। हाँ बिल्कुल, लंबे समय से यहाँ से विधायक हैं मंत्री विजय शाह और उसके बाद बेरोजगार युवक की एक मदद की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ एक पहल मंत्री विजय शाह की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका शरद, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये जो अनोखा सरप्राइज युवक को मिला, इसके बाद युवक भी खासा खुश, और उसके आपको बता दें इससे पहले युवक ने भी ये बात खुद मंत्री विजय शाह से कही थी कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, और उसी दिशा में उसी को देखते हुए मंत्री विजय शाह की तरफ से ये मदद उस युवक की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ देश भर में किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। साथ में कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस केंद्र के इन अध्यादेशों का विरोध कर रही है। हरदा में जिला कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर हरदा से भोपाल तक किसान दांडी यात्रा निकाल रही है, जो नसरुल्लागंज तक पहुंच गई है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश बनाए हैं, वो केंद्र की दमनकारी नीति के कारण किसानों पर संकट के बादल छाए हैं। इसके कारण किसान कर्ज और अपनी खेती के कुचक्र में फंसता जा रहा है, जिससे उद्योगपतियों को फायदा होगा और किसानों की खेती का निजीकरण होगा। कृषि क्षेत्र कुछ उद्योगपतियों के हाथों तक ही सीमित रहेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी अंग्रेजों की तरह किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार इन अध्यादेशों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। यात्रा हमारी हरदा घंटाघर चौक से भोपाल राजभवन पहुंचेगी। मुख्य मांग तो हमारी है कि केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाए और वो अध्यादेश सारे किसानों के खिलाफ, जो पहले भूमि अधिग्रहण बिल जो ला रहे थे, इसी तरह सेकेंड राउंड में फिर लाए थे, पूरे हिंदुस्तान के एक जगह के लिए लाया। बड़े बड़े कंपनियों के को ये ज़मीनें सौंप दी जाएगी और इस देश का किसान वो एक दिन उस कंपनियों का मजदूर बन के काम करेगा उसी खेती में। और आज इस साल की परिस्थिति जो कोरोना महामारी की, इस कोरोना महामारी के अंदर पूरा हिंदुस्तान हिल चुका था। इसके विरोध में हमने ये यात्रा हरदा से भोपाल के लिए निकाली है और हमारे राजनेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी हम निवेदन करेंगे इस मुद्दे को, जिस तरह आपने भूमि अधिग्रहण को वापस कराया, इसी तरह हम पूरे हिंदुस्तान में इनसे लड़कर इस चीज़ को वापस कराएं, ताकि हमारा आज का किसान और आने वाले किसान की पीढ़ी बच जाए। और अमित शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस का कर्ज माफी का मुद्दा भुनाने में लगी हुई है कि उसके शासनकाल में कर्ज माफी नहीं हुई और इसी को लेकर किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों को इस वक्त कांग्रेस भुना रही है। कांग्रेस का रिस्पांस किस तरह से, किसानों का रिस्पांस कितना कांग्रेस को मिल रहा है, और उपचुनाव के लिहाज से ये दांडी यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से ये दांडी यात्रा जो हरदा जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा जो निकाली जा रही है, तो कल शाम को नसरुल्लागंज पहुंची थी, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। 3 अध्यादेश को लेकर जिस प्रकार से उनका कहना है कि मंडी का निजीकरण है, किसानी खेती का जो निजीकरण है, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं किसानी संबंधी उनका जो निजीकरण है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, तो उसको लेकर उन्होंने पदयात्रा निकाली जो भोपाल तक, हरदा से भोपाल जा रही है। तो इस दौरान वो रास्ते में किसानों से भी उनका संपर्क हो रहा है। उन्होंने जिस हिसाब से बताया है
कि किसानों से भी मिले हैं। यहाँ तक देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का आता है। जिस प्रकार उनका भी कहना था कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, उसकी आस बांधी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई है। ये सब बातें उन्होंने किसानों द्वारा उनको बताई गई है, जिसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात भी रखी है। और कृषि मंत्री के बारे में भी उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से कृषि मंत्री जी भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कहीं भी भाजपा इसमें कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है किसानों के हित में। अमित, इस दांडी यात्रा में कांग्रेस के साथ कितने किसान शामिल हैं? किसानों का क्या कहना है इस दांडी यात्रा को लेकर? क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, किसान हमेशा केंद्र में रहा है, एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। किसान से सिर्फ ये मिल रहे हैं खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, जिससे इस समय क्या है, सोयाबीन की फसल जो खराब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं किसान अपना खेत साफ करने में लगा हुआ, उस दौरान ये खेतों में जा रहे हैं, किसानों से संपर्क कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो किसानों की संख्या इनके साथ कम है। बाकी पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, जसवंत तहसील के भी कुछ पदाधिकारी कल इनके साथ यात्रा में शामिल थे। किसानों से सिर्फ ये संपर्क कर रहे हैं खेतों में जाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से दांडी यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है, जो कि उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि किसानों को इस दांडी यात्रा के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, हर गांव का विकास होगा, हर गांव तक बिजली, पानी और सड़क पहुंचेगी, ये वो दावे हैं जो सिर्फ वोट मांगने के समय किए जाते हैं, लेकिन चुनाव होते ही ये दावे धरे के धरे रह जाते हैं और ग्रामीण विकास की राह में सालों गुजार देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ऐसी तस्वीरें रोज किसी न किसी क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। मामला बालाघाट के परसवाड़ा तहसील से जुड़े ग्रामीण इलाकों का है, जहां कई गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 70 साल से ज्यादा दशक बीतने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के ग्रामीण मात्र मतदाता बनकर रह गए हैं। परसवाड़ा के बर्रा टोला गाँव की हकीकत भी कुछ यही बयां कर रही है। यहाँ ना तो पीने का पानी है, ना सड़क है, ना ही बिजली की कोई व्यवस्था है। इस गांव में ग्रामीण लगभग 20 साल से निवास कर रहे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधि वोट मांगने के दौरान तमाम वादे कर जाते हैं, लेकिन सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं इन ग्रामीणों को आज तक नहीं मिली है। खेत से जाती हो? हाँ। क्यों, सड़क नहीं है? नहीं, चिमनी से लाइट नहीं है, बहुत दिन से हो गया लाइट नहीं थी। पंप नहीं है, कुएं से पीते हैं। हाँ। झिरिया है। अच्छा, चिड़िया से पीते हो? यहाँ लाइट का परेशानी है और पानी पीने का बड़ा गर्मी में दिक्कत होती है। अच्छा, 181 में किए थे। क्या कहे उन्होंने? हो जाएगा बोल रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। यहाँ रोड चाहिए, लाइट, वो 1 लीटर मट्टी तेल मिलता है, उसे गुजर करते हैं, नहीं तो खाने का तेल जलाते हैं। वो मीठा तेल जलाते हैं, दिया भी है। अच्छा अच्छा, अब गुजारा करते थे। यहाँ तो कम से कम 25 साल होने लगा। शिकायत है, उसमें अपन सौभाग्य योजना के अंतर्गत काम होना था जी। उसका प्रोजेक्ट नंबर भी है 516367। वो अभी सौभाग्य योजना में शामिल किया। अभी जो नई DPR आएंगी उसमें जैसे फंड आता है उसका काम होना है। उसमें 1 किलोमीटर करीब लाइन लगेगी जी। विद्युतीकृत होना है, कुछ घर बाकी हैं वहाँ पर जी, 10-12 जो भी हैं। उसका मेप नक्शा सब बुलवा लिया हम लोगों ने जी। और वो लाइन लंबी होने के कारण अभी काम स्थगित है। और योजना है वही सौभाग्य योजना, जैसे फंड आता है जी उसका काम हो जाएगा। सड़क के लिए तो नया प्रस्ताव गए हैं, नई सड़क में उसको जोड़ा गया है जी। तो वो रोड तो बन जाएगी, आगामी 6 माह में हो जाएगा वो काम जी। और रही बात पीने के पानी की, तो कपिल धारा कूप है, उनको देखते हैं हम अभी आज दवाई डलवा के उसको और पीने योग्य बनवा देते हैं उसमें जी। और हैंडपम्प के लिए अभी PHA से बात करी है जी। तो जैसे उनको भी अभी नए टारगेट होंगे तो वो करवाएंगे। और संवाददाता अमित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, इस विकास खंड तहसील की अगर बात की जाए तो कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां समस्याएं बनी हुई हैं। CM हेल्पलाइन में शिकायत कर चुके हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से भी कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस ग्राम पंचायत की, इस तहसील की अनदेखी का कारण क्या है? क्यों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अमित, आवाज आ रही है आपको? अमित,
चलिए, आवाज़ उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए और वाकई में इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो केवल मतदाता बनकर रह गए हैं और जनप्रतिनिधि हर 5 साल बाद यहाँ आते वोट मांगकर चले जाते हैं। पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर से एक नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नर्स के साथ मारपीट क्यों की गई, किसने की और इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल नर्स के साथ मारपीट एक प्रसूता के परिजनों ने की है, क्योंकि शाहनगर स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता ने 6 सितंबर को एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी हालत नाजुक होने पर उसे कटनी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्य उपचार के दौरान बच्चे ने जिला अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत जिला अस्पताल में हुई और मारपीट की गई शाहनगर स्वास्थ्य केंद्र की नर्स के साथ। नर्स के साथ मारपीट करते हुए जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये शाहनगर स्वास्थ्य केंद्र का ही है, जहां प्रसूता के परिजन अचानक आ धमके। पहले तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया और फिर नर्स के साथ मारपीट कर दी। इस बच्चे की मौत के पीछे शाहनगर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है या जिला अस्पताल की, ये जांच का विषय है। लेकिन नर्स के साथ मारपीट करना क्या उचित था? हालांकि इस पूरे मामले में नर्स ने परिजनों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। CSC शाहनगर में स्टाफ नर्स मीना सिंह जी हैं, उनके द्वारा दिनांक 7/9/12 को रिपोर्ट की गई, 7/9/2020 को रिपोर्ट की गई है कि उनकी ड्यूटी 6/9/2020 को दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक थी। उस दौरान एक डिलीवरी की महिला आई। इसके बाद जन्म होने के बाद बच्चा खत्म हो गया है, तो उसको लेकर के वो वापस आई और बोले इनके द्वारा इलाज हमारा सही नहीं किया गया। उस पर से स्टाफ नर्स मीना के साथ मारपीट की लोगों ने। उनके द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान कटनी के लिए रेफर कर दिया था। अब पुनः जी वापस कैसे क्या होगी उसकी जानकारी आगे जब जांच होगी तो पता चलेगा कि किसके द्वारा कैसा क्या किया गया था। एक महिला है दुर्गाबाई और रमाकांत। और अनूप शुक्ला हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जब यहाँ पर इलाज किया गया नवजात का और उसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है, तो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स के साथ मारपीट क्यों की गई आखिर? जी मैम, कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है, जिस वजह से बच्चे की मौत हुई है। बच्चे को जो 6 तारीख को प्रसूता को लाया गया था डिलीवरी के लिए, और उसका जन्म जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में ही हुआ। लेकिन जन्म के बाद उसकी स्थिति, बच्चे की स्थिति गंभीर होती गई, जिसके चलते उसे कटनी जिला चिकित्सालय भेज दिया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी जी। तो कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है। ठीक है, हालांकि अब इस मामले में क्या आगे कार्रवाई की जाती है या किसका दोष निकल कर आता है, जांच का विषय है। फिलहाल शुक्रिया अनूप आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोरोना संकट काल में जहां डॉक्टर्स इस वक्त देवदूत बनकर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरीजों के परिजनों की तरफ से नर्सों के साथ डॉक्टर्स के साथ मारपीट करना कितना उचित है। इसी के साथ 5/5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।